आज बेसिकली हम अडानी विल्मर के बिजनेस के बारे में जानने वाले हैं। तो अडानी विल्मर का कैसे बिजनेस रन होता है और उसके फाइनेंशियल्स कैसे है, उसका सप्लाई चेन कैसा है, उसका फ्यूचर क्या है, आगे चल के क्या ये मल्टीबैगर बन सकता है, आज वो हम सब सीखेंगे। ठीक है, चलिए। तो ये समझिए अडानी विल्मर की फैक्ट्री है। तो एक्चुअली ये दो तरीके से वर्क होता है। एक तो ऑर्गेनाइज बिजनेस सेक्टर है अडानी विल्मर का, एक और अनऑर्गेनाइज बिजनेस सेक्टर है। ठीक है। तो अब हम देखेंगे कि अडानी विल्मर के टोटल प्लांट्स कितने हैं। इंडिया में टोटल प्लांट्स 22 है, उसमें से 10 क्रशिंग यूनिट्स है और 19 रिफाइनरीज है। और जो बचे उसमें से 19 रिफाइनरी में से 10 रिफाइनरी जो है वो पोर्ट के पास में है। तो पोर्ट के पास में रहने के कारण इसको एक अच्छा चांस क्या मिलता है कि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बच जाता है। ठीक है, चलिए अब हम ऑर्गेनाइज बिजनेस सेक्टर के बारे में डिटेल में जानते हैं। सो बेसिकली क्या है, तो ये अब आप देख रहे हैं कि इसका सेक्शन वाइज कैसे है रेवेन्यू। तो बेसिकली जो 65% रेवेन्यू जो आता है वो आता है एडिबल ऑयल से। ठीक है, जो खाने का ऑयल रहता है उसे एडिबल ऑयल बोलते हैं, तो उससे उसका 65% बिजनेस आता है। और 24% यानी 24% जो आता है वो इंडस्ट्रियल एसेंशियल से आता है। तो इंडस्ट्रियल एसेंशियल यानी क्या, ये बहुत लोगों को पता नहीं है। सब ग्राफ वेव दिखाते हैं, हाँ बाबा इंडस्ट्रियल एसेंशियल ये हो गया, लेकिन आज हम उसमें डीप में जानेंगे कि इंडस्ट्रियल एसेंशियल होता क्या है, वो भी इजी वे में। ठीक है। और तीसरा है फूड एंड एफएमसीजी। तो ये अभी ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर है। तो बेसिकली अनऑर्गेनाइज सेक्टर यानी दो है ये, जिसमें ब्रांडिंग चल रहा है अभी फिलहाल। तो हम इसमें देखेंगे कैसे चलता है ये। ठीक है। अब ये ब्रांडेड से 87% रेवेन्यू आता है। ब्रांडेड यानी क्या, कि अभी समझो फॉर्चून, फॉर्चून एडिबल ऑयल है। ठीक है। अब फॉर्चून एडिबल ऑयल कोई भी क्यों लेता है, क्योंकि उसका ब्रांड है, वो एक ब्रांड है। ब्रांड रहता है तो क्या होता है, सबको लगता है कि ये प्रोडक्ट जो है ये हेल्दी प्रोडक्ट है। तो लोग अपना ब्रांड रिकॉल करते हैं, बाबा फॉर्चून 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 10 बार सुना होता है, तो वो खरीदते हैं ज्यादातर लोग। ठीक है, ओके। अभी अभी तो इंडिया का पॉपुलेशन यंग है, तो और भी यूथ जो है वो हेल्थ की ओर ज्यादा दौड़ रहा है, तो वो ज्यादातर ब्रांड की ओर ही दौड़ता है। ठीक है, ओके। चलिए अब देखते हैं कि इसका बिजनेस कैसे वर्कआउट होता है। बहुत सारे लोगों को पता नहीं कि इसका बिजनेस कैसे वर्कआउट होता है। तो एक बेसिक वे में हम समझेंगे कि इसका बिजनेस कैसे वर्कआउट होता है। ठीक है। तो जो भी सीड्स होते हैं, अभी ऑयल कौन सा ऑयल है इसका, सनफ्लावर ऑयल है, सोया ऑयल है, मस्टर्ड ऑयल है, और कैस्टर ऑयल है। तो ये सब इतने सारे ऑयल्स है इसके, एडिबल्स ऑयल। तो उसके सीड्स होते हैं बराबर। तो ये कैसे होता है, सीड्स रहते हैं इसके। ठीक है। तो सीड्स को प्रोसेस होता है, वो क्रशिंग होता है, वो आपको जानना जरूरी नहीं क्या होता है, लेकिन प्रोसेस होता है वो। तो प्रोसेस होने के बाद एक जो बचा है ऑयल निकलता है इसमें से, सीड में से। और सीड में ऑयल जो निकलने के बाद जो सीड का जो बचा होता है ना, उसे बोलते हैं डी ऑयल्ड केक। क्या बोलते हैं उसे, डी ऑयल्ड केक। तो ये जनरली ये डी ऑयल्ड केक क्या करते हैं पता है क्या इसको, ये जाता है एनिमल को फीड करते हैं। ये लाइव स्टॉक बोलते हैं इसे, यानी ये एनिमल को फीड होता है। ये ज्यादातर ये गाय भैंस इनको खिलाया जाता है, ताकि जो आउटपुट हो इसका मिल्क का, तो वो ज्यादा बढ़ सके। ठीक है। तो इसे बोलते हैं डी ऑयल्ड केक। जो बचा हुआ रहता है ऑयल एक्सट्रैक्ट करने के बाद सीड में, तो वो डी ऑयल्ड केक हो जाता है। ठीक है। अब है दूसरा। एक तो दूसरा होता है एडिबल ऑयल बनता है इसमें, सीड क्रश करने के बाद जो बचता है वो बनता है, वो एडिबल ऑयल होता है। ठीक है। और तीसरा है उसका बाय प्रोडक्ट। बाय प्रोडक्ट यानी क्या, जो भी एडिबल ऑयल में से वेस्ट निकलता है, वेस्ट यानी फैट, फैटी एसिड, जो भी फैट्स निकलते हैं ना, तो उसके बाय प्रोडक्ट बोलते हैं। जो भी फैट्स निकलते हैं उसे बाय प्रोडक्ट बोलते हैं। ठीक है। अब ये बाय प्रोडक्ट को फिर से प्रोसेस किया जाता है। ठीक है। और उसमें से बनता है इंडस्ट्रियल एसेंशियल्स का रॉ मटेरियल। ध्यान में रखिए, बाय प्रोडक्ट को प्रोसेस करने के बाद बनता है इंडस्ट्रियल एसेंशियल्स का रॉ मटेरियल। अब ये इंडस्ट्रियल एसेंशियल्स रॉ मटेरियल तीन प्रकार के होते हैं, कैस्टर होता है, ओलियो केमिकल्स होते हैं, अदर होता है। तो ये सब सुनते हैं, लेकिन कैसे होता है किसी को पता नहीं था, आज आपको पता चला।
ये बाय प्रोडक्ट को प्रोसेस करते हैं, फिर इंडस्ट्रियल एसेंशियल रॉ मटेरियल बनता है। वो तीन प्रकार के हैं, कैस्टर है, ओलियोकेमिकल्स एंड अदर्स। तो बेसिकली कैस्टर कहाँ पे यूज होता है, बराबर ना? कैस्टर होता है मेडिकल में, फार्मा में, कॉस्मेटिक में, एरोनॉटिकल में, यहाँ पे सब यूज होता है। यानी इसका जो वेस्ट रहता है ना, एडिबल ऑयल का जो बचा कुचा वेस्ट, वो बाय प्रोडक्ट होता है। तो वेस्ट का भी यूज होता है यहाँ पे, ध्यान में रखिए, ये वेस्ट में से चल रहा है। तो ये मेडिकल, फार्मा, कॉस्मेटिक और एरोनॉटिकल में यूज होता है, ठीक है, कैस्टर ऑयल। और ओलियो और अदर्स जो है, ओलियो केमिकल बहुत इंपॉर्टेंट रहता है क्योंकि कॉस्मेटिक में ज्यादा यूज होता है। तो कॉस्मेटिक, सोप, डिटर्जेंट, पॉलीमर, फार्मा और इंडस्ट्रियल रबर में ये यूज होते हैं। ठीक है, समझा आपको अभी प्रोसेस कैसा है पूरा? ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, तब आपको इजीली पिक्चर सामने आ जाता है। हाँ ठीक है भाई, इंडस्ट्रियल एसेंस यानी इनडायरेक्टली डिपेंडेंट है सीड्स ये एडिबल ऑयल पे, ठीक है, क्योंकि एडिबल ऑयल जैसे बनता है उसका जो वेस्ट होता है वो होता है ये इंडस्ट्रियल एसेंशियल्स के रॉ मटेरियल। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। अभी अभी इंडस्ट्रियल एसेंशियल्स रॉ मटेरियल पे इसको प्रोसेस करने के बाद अभी जो नए प्रोडक्ट्स इन्होंने लॉन्च किए हैं वो है अलाइफ का सोप, यानी अलाइफ ये ब्रांड है अभी नया इनका, और अलाइफ का सैनिटाइजर। क्योंकि अभी क्या हुआ था, क्योंकि ये ओलियो केमिकल जो होता है ना, इसका एक बाय प्रोडक्ट, इसके तीन बाय प्रोडक्ट है, इसमें से एक बोलता हूं मैं, ग्लिसरीन जो रहता है ना। तो ग्लिसरीन आजकल बहुत ज्यादा डिमांड में है आफ्टर कोविड। क्यों? क्योंकि ये सैनिटाइजर में सबसे ज्यादा यूज होता है, ध्यान में रखिए। तो सैनिटाइजर में यूज होने के कारण सैनिटाइजर का डिमांड बढ़ा है, इसलिए वो भी वो सैनिटाइजर की ओर मुड़ गए हैं। और सैनिटाइजर में ओलियो केमिकल का यूज होता है। ओलियो केमिकल में एक ग्लिसरीन करके रहता है, उसका बाय प्रोडक्ट, उसके डेरिवेटिव्स बोल सकते हैं हम। ठीक है, चले आगे देखते हैं। अब हम देखेंगे कि इसका मार्केट कैसा है, मार्केट लीडर कौन कौन है इसमें। ठीक है, यानी अभी समझो फॉर्चून है, तो फॉर्चून ये मार्केट लीडर है एडिबल ऑयल में। यानी सबसे ज्यादा तेल जो बिकता है ना खाने का, एडिबल ऑयल, वो है फॉर्चून का। फॉर्चून इज द लार्जेस्ट ब्रांड इंडिया में, जिसका उसका मार्केट शेयर अराउंड 18.5% है, सबसे ज्यादा। और इसके नीचे जो है ना, वो सीधा 8.5% पे है। तो सबसे ज्यादा हाईएस्ट जो है वो एडिबल ऑयल में वो है फॉर्चून। ठीक है, चलो अभी ओलियो केमिकल्स में भी ये मार्केट लीडर है। ठीक है, अब ओलियो केमिकल्स में क्या रहता है, तो ओलियो केमिकल्स में दो प्रकार में वो मार्केट लीडर है। एक तो स्टीयरिक एसिड जो है, उसमें मार्केट लीडर है, जो 32% उसका मार्केट शेयर है इंडिया में। और जैसे मैंने आपको कहा ग्लिसरीन, तो ग्लिसरीन में भी मार्केट लीडर है विथ शेयर ऑफ 23%। ठीक है, तो ये दो चीज ओलियो केमिकल के अंडर आती है, और इसमें भी ये मार्केट लीडर है। ओके, अब हम देखेंगे कि इसका अभी मार्केट कैसा है, यानी कितना मार्केट है इंडिया में, तो आगे चल के और कितना हो सकता है। तभी हम ये कर सकते हैं, प्रोजेक्ट कर सकते हैं कि इसका बिजनेस कितने परसेंट ग्रो हो सकता है, राइट? तो उसके लिए हमको एक अप्रोक्सीमेट प्रोजेक्शन चाहिए कि एडिबल ऑयल इतना ग्रो होने वाला है, ग्लिसरीन इतना ग्रो होने वाला है, स्टीयरिक एसिड इतना ग्रो होने वाला है। तब हम जाके हम अडानी विल्मर के प्रोजेक्शन निकाल सकते हैं। तो अब एडिबल ऑयल जो 2021 में है वो 1.9 लाख करोड़ का मार्केट है, ये ऑर्गेनाइज मार्केट है। ठीक है, ये सबसे ऑर्गेनाइज मार्केट है। और जो भी ऑर्गेनाइज मार्केट रहता है उसमें कंपटीशन बहुत स्टिफ रहता है। यानी इसमें मार्जिन भी कम ज्यादा हुआ तो नीचे ब्रांड ऊपर नीचे हो सकता है, तो इसलिए मार्जिन भी स्टिफ होता है इसमें। और ये बहुत ही ज्यादा कॉम्पिटिटिव मार्केट होता है। ठीक है, एडिबल ऑयल ये ऑर्गेनाइज है, तीनों ऑर्गेनाइज्ड है। ठीक है, अब एडिबल ऑयल 2025 के प्रोजेक्शन जो है वो 2.5 लाख करोड़ की रिक्वायरमेंट रहेगी, यानी कंजम्पशन उतना बढ़ने वाला है। ठीक है, एडिबल ऑयल का कंजम्पशन 2.4 लाख करोड़ जाने वाला है 2025 तक। और ध्यान में रखिए, तब तक यूथ बहुत ज्यादा रहने वाला है, क्योंकि इंडिया ये यंग कंट्री है, तो यंग कंट्री ज्यादातर हेल्दी प्रोडक्ट्स की ओर ज्यादा ध्यान जा रहा है। तो हेल्थ की तरफ ध्यान जाता है तो वो पहले ब्रांड उसमें आता है। तो ज्यादातर ब्रांडेड में लोग खरीदते हैं।
जो यंग जनरेशन है। तो और इसमें सबसे ज्यादा ब्रांड बड़ा जो है वो फॉर्चून है, तो सबसे ज्यादा सेल भी फॉर्चून का ही होने वाला है, और मार्केट लीडर फॉर्चून रह सकता है आगे चल के। ठीक है। और ग्लिसरीन, ग्लिसरीन का साल में अभी क्या हो गया है, पोस्ट कोविड अभी बहुत ज्यादा डिमांड बढ़ गया है, क्योंकि सैनिटाइजर्स बढ़ गए हैं। तो सैनिटाइजर का जैसे डिमांड बढ़ गया है, सैनिटाइजर में ग्लिसरीन यूज होता है, तो इसलिए ग्लिसरीन का डिमांड बढ़ा गया है। ठीक है। ये साल 23,000 करोड़ का ये था, मार्केट था, और 2025 तक 30,000 करोड़ का मार्केट हो सकता है। ये ग्लोबली है, एडिबल ऑयल इंडिया में है, लेकिन ये ग्लिसरीन का ग्लोबल मार्केट बोल रहा हूँ मैं। स्टेरिक एसिड ये 28,000 करोड़ का है ग्लोबली, और 2025 के प्रोजेक्शंस जो है, देखिए ध्यान में रखिए, 2025 के प्रोजेक्शंस देखिए 1 लाख करोड़ तक जा सकता है। ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। अब हम क्या देखेंगे, ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, जो भी पैक किया हुआ स्टेपल फूड है ना, ये सब अनऑर्गेनाइज सेक्टर है। यानी इसमें कंपटीशन जो है वो अभी तक इतनी ज्यादा नहीं है, और इसमें कोई भी अभी तक लीडर नहीं है, तो ये अनऑर्गेनाइज्ड है काफी। ठीक है। तो जो भी पहले, अभी इसलिए इसमें भी एंटर हो चुका है, इसमें भी एंटर हो चुका है अडानी विल्मर। तो अभी देखते हैं कि आगे चल के इसका मार्केट कैसे हासिल करता है। ठीक है। ब्रांड कैसे बनाता है अपना। अनऑर्गेनाइज में एक ही प्रॉब्लम होता है कि इसमें ज्यादा से ज्यादा पैसा एडवर्टाइजमेंट में लगाना पड़ता है, तब जाके इसका ब्रांड लोगों को रिकॉल होता है। ठीक है। ब्रांड रिकॉल होता है, ब्रांड रिकॉल होने से क्या होता है, इसका कंजम्पशन बढ़ता है, कंजम्पशन बोले तो इसका सेल ज्यादा बढ़ता है, क्योंकि लोगों को ब्रांड ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है। तो इसमें ज्यादा एडवर्टाइजमेंट में आगे चल के पैसा लग सकता है। ठीक है। ऑर्गेनाइज जो सेक्टर था एडिबल ऑयल वाला, उसमें ऑलरेडी उन्होंने 20 साल तक एडवर्टाइजमेंट किया है, ब्रांडिंग किया है, तो इसके वजह से फॉर्चून एक बहुत बड़ा ब्रांड बन चुका है। तो अब जाके आगे चल के उसमें इतना ब्रांडिंग करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है। अब इसमें करने की जरूरत है, क्योंकि ये अभी अनऑर्गेनाइज्ड है, और इसमें ब्रांडिंग करने से ये मार्केट लीडर बन सकता है। तो चलिए जानते हैं इसके एक कुछ फ्यू प्रोडक्ट्स लिए हमने जो अच्छे ब्रांडेड है। तो उसका व्हीट फ्लोर है फॉर्चून का, जो अच्छा चालू है, अच्छा चल रहा है उसका। इंडिया में वो सेकंड लार्जेस्ट पे है उसका मार्केट लीड, और ये सोया चंक्स भी सेकंड लार्जेस्ट है। बासमती राइस फॉर्चून का सेकंड लार्जेस्ट है। ठीक है। और इसका मार्केट 18% है इंडिया में, इसका मार्केट 3.4% इसने मार्केट कैप्चर किया है, और इसने बासमती राइस ने 6.6% इंडिया का मार्केट कैप्चर किया है। ठीक है। अब हम देखते हैं पैकेज स्टेपल फूड का मार्केट कितना रह सकता है। तो 2021 में 70,000 का है, लेकिन 2025 में वो 14,000 करोड़ का होने वाला है। क्यों? क्योंकि अर्बनाइजेशन बढ़ने वाला है। अर्बनाइजेशन बढ़ने से क्या होता है, यूथ जो होता है वो ज्यादा पैकेट फूड की तरफ जाता है। पैकेट फूड की तरफ जाएगा तो क्या होगा, वो ज्यादा से ज्यादा सेल होगा। ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट ये सेक्टर को जो है वो सप्लाई चेन होता है। अभी सप्लाई चेन अगर अच्छा होगा तो डिस्ट्रीब्यूशन अच्छा होगा, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क अच्छा होगा तो वो रिटेलर तक पहुंचेगा। अगर डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क ही अच्छा नहीं है तो रिटेलर तक कैसे पहुंचेगा। तो बेसिकली हम इसका सप्लाई चेन जानते हैं कैसे। तो इसके इंडिया में टोटल 5,590 डिस्ट्रीब्यूटर है। कितना है? 5,590, 5,590 डिस्ट्रीब्यूटर इन इंडिया। और ये पूरे 28 स्टेट और 8 यूनियन टेरिटरीज में इसका सप्लाई चेन है। तीसरा है, इसके 16 लाख रिटेल आउटलेट्स है, जो 35% ऑफ टोटल रिटेल आउटलेट इन इंडिया का है। ठीक है। ये जितने भी इंडिया में रिटेल आउटलेट है ना, उसके 35% है ये 16 लाख रिटेल। यानी अडानी का अडानी विल्मर का मार्केट बहुत ही बड़ा है। चौथा है, इसका 7.5% रेवेन्यू जो आता है वो एक्सपोर्ट से आता है, और ये एक्सपोर्ट करता है 50 कंट्रीज में। ध्यान में रखिए। और इसका 7.5% जो रेवेन्यू है वो एक्सपोर्ट से आता है। ठीक है। तो बेसिकली अभी हमने क्या जाना, उसका बिजनेस प्रोसेस जाना,
इसका सप्लाई चेन जान रहे हैं, इसका सप्लाई चेन बहुत ही स्ट्रांग है क्योंकि इसका डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बहुत ही स्ट्रांग कर चुका है, आगे चल के और भी स्ट्रांग होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। तो अब हम जानते हैं ग्रुप की इंफॉर्मेशन, क्योंकि ग्रुप कैसे होता है, हमको पहले ग्रुप की इंफॉर्मेशन लेनी चाहिए, क्योंकि ग्रुप कैसा है, अडानी ग्रुप कैसा है, विल्मर ग्रुप कैसा है, अडानी ग्रुप के रेवेन्यू कैसा है, विल्मर ग्रुप के रेवेन्यू कैसा है, अडानी ग्रुप पे कितना डेप्ट है, विल्मर ग्रुप के कितना डेप्ट है, ये सब जानना जरूरी होता है, क्योंकि ये मेन प्रोमोटर्स होते हैं ग्रुप के, राइट। तो हमको ये जानना जरूरी होता है, क्योंकि जितना ज्यादा डेप्थ रहता है ना उतना ज्यादा रिस्क होता है। आप एग्जाम्पल अनिल अंबानी का लीजिए, उनके ग्रुप के बहुत ज्यादा डेप्थ था, तभी तो जाके उनको सब वो बैंक्रप्सी फाइल करनी पड़ी बहुत सारे कंपनीज में। ठीक है, तो ये जानना जरूरी होता है कि ये ठीक है अडानी विल्मर एक कंपनी है, लेकिन उसका ग्रुप कौन है, वो कैसे परफॉर्म कर रहा है, तो ये भी जानना जरूरी होता है। ठीक है, तो अडानी और विल्मर दोनों के 43.9 स्टेक्स ईच है कंपनी में। ठीक है, तो उस हिसाब से वो अराउंड 88% होता है, लेकिन अभी रूल ऐसा है कि एक बार कंपनी लिस्ट हुई तो 3 साल तक वो उनको 75% करना पड़ता है, बाकी के शेयर्स उनको सेल करने पड़ते हैं, मैक्स टू मैक्स 75% ही रखना पड़ता है प्रोमोटर्स को। तो आगे चल के सेल होगा, वो कब होगा वो हमको कंपनी नोटिफाई करेगी। ठीक है, अभी विल्मर इंटरनेशनल जो है, जो विल्मर इंटरनेशनल है, ये लार्जेस्ट पाम ऑयल सप्लायर इन द वर्ल्ड है। ध्यान में रखिए, लार्जेस्ट पाम ऑयल सप्लायर इन द वर्ल्ड है, और एंड आल्सो विल्मर इज अ लीडिंग प्लेयर इन एग्री बिजनेस। एग्री बिजनेस में ये लीडिंग प्लेयर है। अभी पाम ऑयल, लार्जेस्ट पाम ऑयल सप्लायर का इसको यूज क्या है, अगर विल्मर ही खुद पाम ऑयल लार्ज सप्लाई करता है तो अडानी विल्मर तो जॉइंट वेंचर है, यानी इन ये जो अडानी विल्मर को एक नेगोशिएशन का फायदा होता है, यानी प्राइस जो रहता है ना वो पाम ऑयल का कम कम से कम प्राइस में अच्छे से अच्छे क्वालिटी ये खरीद सकते हैं, क्योंकि उसका पेरेंट ही लार्जेस्ट सप्लायर है पाम का, पाम ऑयल का। ठीक है, नेक्स्ट है अडानी जो ग्रुप है, उनको पहले अभी उनका बहुत अच्छी बहुत बड़ा ग्रुप है। ठीक है, तो उनको पता है कि लोकल मार्केट कैसे रिएक्ट करता है, कैसा है, उसको डीप स्टडी है उनका। ठीक है, और उनको एक्सटेंसिव एक्सपीरियंस है डोमेस्टिक ट्रेडिंग में और एडवांस लॉजिस्टिक नेटवर्क में, क्योंकि उनको ऑलरेडी लॉजिस्टिक्स का कंपनी है, वो इंटीग्रेटेड एडवांस लॉजिस्टिक नेटवर्क है उनका। तो इसका यूज कहीं ना कहीं अडानी विल्मर को होता है। ठीक है, चौथा है अडानी विल्मर जो है लार्जेस्ट एडिबल ऑयल इंपोर्टर है इंडिया का। तो यानी ये ज्यादा से ज्यादा इंपोर्ट करता है ऑयल, 60% जो ऑयल होता है ना वो अडानी विल्मर इंपोर्ट करता है, 60%। ठीक है, इसके वजह से क्या होता है, कंपनी की बार्गेनिंग पावर अच्छी होती है और रॉ मटेरियल भी अच्छा मिलता है। अब हम जाते हैं उसके रेवेन्यू पे, ग्रुप के। अडानी ग्रुप का रेवेन्यू है 1.12 लाख करोड़, यानी 1.12 लाख करोड़। उसका जो डेप यानी कर्जा है वो 2.25 लाख करोड़ है। ठीक है, विल्मर ग्रुप का कितना है, 3.8 लाख करोड़ उसका रेवेन्यू है, और डेप कितना है, 2.12 लाख करोड़। अब इसमें हमको एक पता चलता है कि दोनों पे डेप्थ है, लेकिन अडानी ग्रुप पे बहुत ही ज्यादा डेप्थ है। लेकिन ये बिजनेस जो अडानी ग्रुप चला रहा है ना, वो बिजनेस ही ऐसे है कि उसमें बहुत ज्यादा डेप्थ लेना पड़ता है, तभी जाके वो इस बिजनेस एक्सपांशन पे होता है। और अडानी ग्रुप ये कैसा है, ये बहुत एग्रेसिव एक्वायरर है, यानी ये बहुत सारे कंपनीज को बहुत जल्दी एक्वायर कर रहे हैं, इसलिए उनका डेप्थ जो है वो बढ़ते जा रहा है। तो ये 2-3 साल के एक लॉन्ग टर्म पीरियड के बाद जो एक्वायर किए है वो रेवेन्यू देना चालू करेंगे, वो बिजनेसेस जो है वो अपना आउटपुट देना चालू करेंगे। तो ये हम आगे 5-6 साल के बाद देखेंगे कि इसका डेप्थ जो है वो कम होता दिखाई दे जाएगा। ठीक है, अब इसके फाइनेंशियल्स पे आते हैं। इसका फाइनेंशियल देखा जाए तो लगभग 28,797 करोड़ इसका 2019 में सेल था। 2020 में ये बढ़ के 29,657 हुआ। 2021 में इसका 37,090 सेल हुआ है, ये करोड़ में फिगर है। ठीक है, यानी इसका एवरेज CAGR ग्रोथ देखा जाए तो 13% है रेवेन्यू में। ओके, इसका ऑपरेटिंग मार्जिन जो है
वो 1131 करोड़ है। FY20 का देखा जाए तो 1309.5 है, यानी ग्रोथ हो गई है इसमें। और इसमें 1325.3 FY21 में है, यानी ऑपरेटिंग मार्जिन जो है ऑन एन एवरेज 8% ग्रो कर रहा है। ठीक है। एबिटाड मार्जिन जो है, इसका ऑपरेटिंग मार्जिन जो परसेंट है, ये 3.9% था FY19 में। FY20 में 4.4% था। FY21 में 3.6% था। अब नेट प्रॉफिट देखा जाए इसका, तो आप देख सकते हो इसका बढ़ते जा रहा है। देखिए, जैसे जैसे रेवेन्यू इसका बढ़ते जा रहा है, उसका नेट प्रॉफिट भी बढ़ते जाएगा। क्योंकि क्या होता है, आपका रेवेन्यू जब बढ़ता है तो कुछ एक्सपेंसेस ऐसे होते हैं वो कांस्टेंट रहते हैं, वो बढ़ते नहीं है। जैसे रेवेन्यू बढ़ता है वो बढ़ते नहीं। कुछ एक्सपेंसेस होते हैं वो रेवेन्यू के साथ बढ़ते हैं, कुछ एक्सपेंसेस ऐसे होते हैं जो रेवेन्यू के साथ नहीं बढ़ते हैं, तो इसके वजह से नेट प्रॉफिट बढ़ने लगता है। तो इस चीज में आप देखोगे कि 375 करोड़ जो है इसका 2019 का नेट प्रॉफिट है, ये बढ़ गया और 460 करोड़ गया 2020 में। और 2021 का अगर आप देखोगे तो 727 करोड़ है, यानी 39% एवरेज CAGR है इसका। 39% CAGR है 2019 से 2021 तक। ठीक है। इसका टोटल डेप बोले तो कर्जा, इसका लोन तो वो है 18,5 करोड़। 2020 में 2300 करोड़ था, और 2021 में 3298 करोड़ है। ठीक है। और इसका कैश जो है 2019 में 1215 करोड़ था, इसका कैश 2020 में 1432 करोड़ था, और इसका 2021 में कैश 1188 करोड़ है। यानी लगभग कैश और डेप ठीक ठाक है। डेप इतना ज्यादा भी नहीं है अगर उसका रेवेन्यू देखा जाए तो। और इसका पी जो है ये 46 है, और एवरेज इंडस्ट्रियल पी देखा जाए तो 66 है। यानी अभी भी ये पी के हिसाब से, सेक्टर पी यानी इंडस्ट्री पी के हिसाब से अंडर वैल्यूड है, ऐसा एक बोल सकते हैं हम। ठीक है। अब हम देखते हैं कि आगे चल के ये अच्छे रिटर्न्स दे पाएगा कि नहीं। आगे चल के ये मल्टी बैगर बन सकता है कि नहीं, हम ये देखेंगे। उसको बनने के लिए क्या करना पड़ेगा? फर्स्ट, उसको अपना डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क जो है, सप्लाई चेन में डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क जो है वो और बढ़ाना पड़ेगा, और रिटेल आउटलेट्स उसको निकालने पड़ेंगे। तो क्या हो जाएगा, वो ज्यादा कस्टमर तक पहुंच सकेगा। दूसरा है ब्रांड बिल्डिंग, उसको करना पड़ेगा। ब्रांड बिल्डिंग कैसे होता है, ये एडवर्टाइजमेंट से होता है, तो उसको और ज्यादा एडवर्टाइजमेंट करना पड़ेगा। और आगे चल के, अभी तो एडिबल ऑयल में वो मार्केट लीडर है, कितना है उसका मार्केट शेयर? 18.5% है। लेकिन आगे चल के 22% वो हो सकता है अगर उसकी ब्रांड बिल्डिंग और भी स्ट्रांग हुई तो। और पैकेज फूड में लीडर भी हो सकता है। अभी पैकेजिंग में वो सेकंड या थर्ड रैंक पे है, लेकिन अभी वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है। जब वो ऑर्गेनाइज सेक्टर होगा तब तक ये मार्केट लीडर बन सकता है, क्योंकि इसकी अर्ली एंट्री है उस हिसाब से वो सेगमेंट में। क्योंकि अभी एग्जाम दो है इसके पैकेज फूड में, अगर हम समझो सोया चंक्स करके है। तो सोया चंक्स क्या है, आपने पानी में उबाला कि वो रेडी हो जाता है सोया चंक्स, अब रेडी टू ईट फूड है वो। खिचड़ी खिचड़ी पानी में उबाली तो रेडी टू ईट फूड है वो आप खा सकते हो। तो ये कौन खाने वाला है? ये अभी जो यंग यूथ है, ये क्या करती है, ये रेडी टू ईट फूड की तरफ आकर्षित हो गई है। तो ये आगे चल के ये बढ़ने वाला है पैकेज फूड। ठीक है। अब मार्जिन इंप्रूवमेंट्स, तो मार्जिन अभी फिलहाल 2%। अभी ऑपरेटिंग मार्जिन देखा जाए तो सिर्फ 4% है। ऑन एन एवरेज देखा जाए तो 4% है, लेकिन इसके कॉम्पिटिटर्स जो है, अडानी विल्मर के जो कॉम्पिटिटर्स है, उसका 6 से 8% मार्जिन है, ऑपरेटिंग मार्जिन। तो अभी इसको ऑपरेटिंग मार्जिन कैसे बढ़ेगा? अब 20 साल तक ये ब्रांड बिल्ड करते रहे, तो ब्रांड बिल्ड करने के लिए क्या लग रहा था? एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट के लिए क्या लगता है? पैसा लग रहा है। यानी ये क्या कर रहे थे, अपना पैसा पंप कर रहे थे, इसलिए ऑपरेटिंग मार्जिन जो थे वो कम हो गया था। अब अब क्या होगा, अब एक बार ब्रांड बिल्ड हो चुका है ऑलरेडी, एडिबल ऑयल में ब्रांड बिल्ड हो चुका है। तो अब ये क्या करेंगे, एडवर्टाइजमेंट में पैसा कम पंप करेंगे, तो क्या होगा, इनडायरेक्टली मार्जिन पे अफेक्ट करेगा। मार्जिन अफेक्ट करेगा बोले तो क्या होगा, मार्जिन इंप्रूव हो जाएंगे।
तो बेसिकली आगे चल के हम 6 से 8% मार्जिन, अराउंड 6 साल का बोल रहा हूं मैं, अभी से 6 साल के बाद ये 6 से 8% मार्जिन पे कर सकता है, क्योंकि इसके कॉम्पिटिटर्स 8% से 6% तक इसका ऑपरेटिंग मार्जिन पे ट्रेड करते अभी ट्रेड कर रहे हैं। ठीक है, अभी समझो जो हमने कहा है वो अचीव होता है 6 साल का, अगर लॉन्ग स्पैन देखा जाए तो। ठीक है, तो क्या होगा, सेल्स एट 15% ग्रोथ पे, तो 15% हर साल के ग्रोथ पे कितना होगा पता है आपको 6 साल के बाद? 85,790 करोड़। 15% ग्रोथ पे 85,790 करोड़ होगा। और नेट प्रॉफिट एट 33%, अभी नेट प्रॉफिट का एवरेज 39% है सीएजीआर। तो अगर 33% से भी ग्रो होता है और 6% ऑपरेटिंग मार्जिन के साथ होता है, तो इसका टोटल नेट प्रॉफिट हो जाएगा 5,145 करोड़। अभी कितना है? अभी सिर्फ 700 करोड़ है लगभग। कितना हो गया ये? 8x, लगभग 8 गुना बढ़ेगा। और 7% मार्जिन के साथ बढ़े तो 6,006 करोड़ उसका नेट प्रॉफिट हो जाएगा, यानी लगभग 8 गुना। अगर प्रॉफिट 8 गुना बढ़ रहा है तो रिटर्न्स, आप शेयर वैल्यू भी लगभग 6 से 8 गुना बढ़ सकती है। अभी की ओर से 6 से 8 गुना शेयर की वैल्यू बढ़ सकती है। ठीक है, ये प्रोजेक्शन है, यानी अडानी विल्मर मल्टीबैगर आगे चल के बन सकता है। चलिए इसकी स्ट्रेंथ क्या है देखते हैं। स्ट्रेंथ इसकी क्या है? ब्रांड रिकॉल वैल्यू जो है बहुत ही अच्छी है। जो फॉर्चून है, फॉर्चून बहुत बड़ा ब्रांड बन चुका है, इंडिया का लार्जेस्ट ब्रांड है एडिबल ऑयल में, तो उसकी वजह से सेल अच्छा होता है। इस, अगर ये सेक्टर का आप ऑन एन एवरेज सभी कॉम्पिटिटर्स का रेवेन्यू देखें तो वो 11% सीएजीआर से ग्रोथ हुआ है, लेकिन पतंजलि छोड़ के, लेकिन 13% से अडानी विल्मर ग्रो हुआ है। यानी अडानी विल्मर कॉम्पिटिटर से अच्छा ग्रो कर रही है रेवेन्यू वाइज। ठीक है, मार्केट लीडर इन एडिबल ऑयल ये तो है, फॉर्च्यून जो है वो मार्केट लीडर है एडिबल, ये इसकी स्ट्रेंथ है और आगे चल के ये स्ट्रेंथ बनी रहेगी। नेक्स्ट है इसका डिस्ट्रीब्यूशन, पूरे नेशन, पूरे भारतवर्ष में है, तो आगे चल के इसको ये बहुत बड़ा फायदा हो सकता है और आगे चल के और इसका डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क स्ट्रांग हो सकता है। ठीक है, इसका अभी क्या हो रहा है, ये ब्रांड एक्सटेंड कर रहा है अपने, वो अभी जैसे आपने देखा पैकेज फूड में आ रहा है, जैसे कि राइस है, व्हीट फ्लोर है, सोया चंक्स है, इसमें एंट्री मार चुका है ये। तो ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, तो इसमें ग्रोथ बहुत ज्यादा होने वाली है आगे चल के, क्योंकि यूथ है और यूथ ज्यादातर उस उसकी ओर आकर्षित होने वाला है। ठीक है, अभी इसका वीकनेस देखते हैं क्या है। वीकनेस ये है सबसे बड़ा इसका कि 60% ऑफ रॉ मटेरियल जो है वो इंपोर्ट करता है। और अभी का मैं आपको बोलता हूँ अभी इसमें क्या प्रॉब्लम हुआ था लेटेस्ट में। अभी क्या हो गया है, यूक्रेन और रशिया में वॉर चालू है, तो यूक्रेन से 90% जो उसका सनफ्लावर ऑयल है वहां से आता है और 10% अर्जेंटीना से आता है। अब क्या हुआ है, 90% सनफ्लावर ऑयल जो था उसका, वो उसका जो शिपमेंट से वही पड़ा है यूक्रेन में, क्योंकि क्या हुआ है, वॉर के वजह से सप्लाई पूरा बंद हो चुका है। यानी अभी इनके पास जो पिछले, जब से वॉर चालू हुआ है 30 दिन से उनके पास सप्लाई आया नहीं है। तो फिर क्या, इन जैसे उस कंपनी के सीईओ ने बोला था कि हमारे पास ऑलरेडी 60 दिन का स्टॉक है। यानी क्या, 60 दिन का स्टॉक है, यानी ये अभी और 30 दिन चला सकते हैं, तब तक उनको कहीं से अरेंज करना पड़ेगा। तो अभी वो ट्राई आउट कर रहे हैं कि इंडोनेशिया से मंगा सकते हैं क्या, नहीं तो वो उनका ट्राई चालू है, लेकिन अभी तक मैनेजमेंट से कोई कंफर्मेशन आया नहीं है। तो ये प्रॉब्लम होता है जब आपका रॉ मटेरियल इंपोर्ट होता है, ज्यादा से ज्यादा डिपेंडेंसी बाहर के इधर रहती है, तो ये मेजर प्रॉब्लम हो जाता है। तो इसके वजह से क्या होता है, वो उनको उनको दूसरी ओर से मंगाना पड़ता है। उसके वजह से क्या होता है, इनके कॉस्ट पे अफेक्ट होता है और वो रिटेलर को पास नहीं होता है, तो उनके मार्जिन्स पे अफेक्ट होता है, उनके ऑपरेटिंग मार्जिन्स पे अफेक्ट होता है, उससे नेट प्रॉफिट कम होता है। तो ये अभी
एक दो क्वार्टर में आपको इफेक्ट दिखेगा कि इसके नेट मार्जिन कम होते हुए। ठीक है। अडानी का कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिस्क है, क्योंकि इसकी इस पे बहुत सारे लिटिगेशंस है, लिटिगेशन अगेंस्ट कंपनी है। और आपने बीच में देखा था कि एफआईएस का एफआईएस ऑपरेट कर रहे थे अडानी ग्रुप पे, तो ये बीच में केस हुआ था। तो इसके वजह से कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिस्क बहुत है अडानी में। इसका अभी क्या हो गया, क्रूड ऑयल इंक्रीज हुआ तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी इंक्रीज होता है, तो बेसिकली इसका इफेक्ट भी कंपनी पे होता है। ठीक है। और इसका कोई लॉन्ग टर्म सप्लाई कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं है। ठीक है। इसका कैसा रहता है कि अभी जो भी कमोडिटी प्राइस रहता है वो फ्लक्चुएट होते रहता है। ठीक है। तो जो टाइम पे वो कमोडिटी खरीदते हैं वो महंगी भी हो सकती है, यानी ऑयल खरीदते हैं उस टाइम पे ऑयल महंगा भी हो सकता है या सस्ता भी हो सकता है। तो वो डिपेंड करता है, बहुत फ्लक्चुएटिंग मार्केट होता है, सप्लाई और डिमांड पे बेस्ड होता है। सप्लाई ज्यादा रहेगा तो मार्केट प्राइस कम, कमोडिटी प्राइस कम होती है तो कंपनी को ज्यादा फायदा होता है। लेकिन सप्लाई कम रहेगा तो कंपनी को लॉस होता है, क्योंकि प्राइस ज्यादा होती है उस टाइम ऑयल की। तो ये बहुत फ्लक्चुएटिंग मार्केट है, तो इनके जो ऑपरेटिंग मार्जिन है ना वो भी फ्लक्चुएटिंग होते रहते हैं। ठीक है। और इसका फ्लक्चुएशन एक्सचेंज रेट्स की वजह से भी होता है, क्योंकि 60% ऑफ रॉ मटेरियल वो इंपोर्ट करते हैं। अगर रुपी वीक हो गया तो इनको ज्यादा पैसा भरना पड़ता है, तो वो इफेक्ट होता है उनके 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 प्रॉफिट पे। ठीक है। ऑपरेटिंग मार्जिन पे वो असर होता है। और कैसा है, अभी ये सब जो होता है वो आता कहाँ से है, बेसिकली प्लांट से आता है ना। तो वो उगाना पड़ता है, फिर वो सीड्स, वो ऑयल आता है, बराबर। तो वो जो वेदर पैटर्न है ना वो बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल है, उसको प्रेडिक्ट नहीं कर सकता है कोई। ठीक है। तो इसके वजह से रॉ मटेरियल कम या ज्यादा हो सकता है, बराबर, क्योंकि प्रेडिक्टेबल अनप्रेडिक्टेबल वेदर पैटर्न होता है। अब अपॉर्चुनिटीज देखते हैं क्या है। ऑपरेटिंग मार्जिन अभी जैसे जैसे गुजरते जाए आगे, यानी इन कमिंग ईयर्स इंप्रूव होने वाला है। कैसे? क्योंकि इनका जो अभी क्या हुआ है, अभी सबसे ज्यादा पैसा इन्होंने एडवर्टाइजमेंट लगाया था, क्योंकि इनको ब्रांडिंग करने का था। लेकिन अभी 20 साल तक वही करते रहे, अभी ब्रांडिंग हो चुका है, फॉर्च्यून जैसे कि है। तो अब क्या करेंगे ये आगे चल के, अनऑर्गेनाइज सेक्टर में ज्यादातर ब्रांडिंग करेंगे, ऑर्गेनाइज सेक्टर में कम करेंगे। इससे क्या होगा, ऑपरेटिंग मार्जिन इंप्रूव होगा, क्योंकि कम पैसा लगेगा एडवर्टाइजमेंट में। ठीक है। और सबसे ज्यादा इसका पैसा भी आता है, रेवेन्यू जो आता है वो 65% वो भी एडिबल ऑयल से ही आता है। ठीक है। अर्बनाइजेशन इंक्रीज हो रहा है, सो इसके वजह से जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में बोला आपको, वो पैकेज फूड जो है, तो उसमें ज्यादा डिमांड आने वाला है। ठीक है। और तीसरा है, अभी जो पैकेज फूड मार्केट है वो 6 लाख करोड़ का है, आगे चल के वो 8 लाख करोड़ का होने वाला है 2025 तक। यानी आप सोच सकते हो कितना बड़ा मार्केट है इन ये ग्रुप के लिए। तो वो इसलिए अभी एंटर, जो अर्ली एंटरर्स है वो, तो आगे चल के वो अपना ब्रांड बिल्टअप करके एक बड़ा सा मार्केट कैप्चर कर सकते हैं। ठीक है। तो इसका उससे रेवेन्यू पे भी बहुत ज्यादा इफेक्ट होगा, और ऑपरेटिंग मार्जिन पे भी ज्यादा इफेक्ट होगा, वो ग्रो करेगा आगे चल के। इसके थ्रेट्स क्या है, बेसिकली इसके थ्रेट्स, पहला जो है वो पेंडिंग लिटिगेशंस अगेंस्ट प्रोमोटर है, बहुत सारे इसके इस पे प्रोमोटर्स के अगेंस्ट लिटिगेशन पेंडिंग है। अगेंस्ट द प्रोमोटर बोल रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमको जानने के लिए। सिर्फ कंपनी का बिजनेस जानना इंपॉर्टेंट नहीं होता है, कंपनी का फाइनेंशियल जानना इंपॉर्टेंट, लेकिन उसके लिटिगेशन भी जानना जरूरी होता है, कि उसकी कोई केस है क्या प्रोमोटर्स के आगे, प्रोमोटर्स के अगेंस्ट। तो ये अभी भी चालू है, बहुत सारे केसेस पेंडिंग्स है अभी भी प्रोमोटर्स के खिलाफ। ठीक है। तो जोग्राफिकल प्रॉब्लम्स बेसिकली बहुत सारे हैं, जैसे कि मैंने बोला, इसका 60% ऑयल जो है वो इम्पोर्ट से इम्पोर्ट होता है, बराबर। तो इम्पोर्ट होने से यानी दूसरे देशों से आता है, तो दूसरे देशों से आने के कारण क्या होता है, अगर वो कोई अभी जैसे कि रशिया और यूक्रेन में वॉर हुआ, तो उसकी वजह से उनका जो सप्लाई है वो वहीं पे अटका रहा। तो इसके वजह से क्या हो रहा है, डिमांड है लेकिन सप्लाई कम है। तो ये मेजर कंपनी को प्रॉब्लम होता है, जैसे कि अभी हो रहा है। लेकिन उनके पास इन्वेंट्री 60 दिन का है, इसलिए ठीक है। लेकिन आगे चल के ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। तो ये सबसे बड़ा थ्रेट है। तीसरा है
सिर्फ एडिबल ऑयल पे इनका ज्यादातर रेवेन्यू डिपेंडेंट है, तो एक ही फैक्टर पे ज्यादा डिपेंड होना बहुत डेंजर होता है। अगर इनका ज्यादा से ज्यादा वर्टिकल्स बढ़े, यानी ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट्स बढ़े, तो और भी अच्छा हो जाएगा। जो रेवेन्यू है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है तो और भी अच्छा होता है। लेकिन ये सिर्फ डिपेंडेंसी किस पे है, एडिबल ऑयल पे। 65% जो रेवेन्यू है अडानी विल्मर का, वो आता है एडिबल ऑयल से, तो बहुत ज्यादा डिपेंडेंसी है, तो ये बहुत बड़ा थ्रेट है। सो थैंक यू वेरी मच। ये था अडानी विल्मर के बारे में केस स्टडी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।